हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। मैं राजदेव गुप्ता। आज आपके समक्ष मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो श्रीलंका है। श्रीलंका का व्यक्तिक अध्ययन। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, तो इसलिए वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। ये आपके पीजी के सिलेबस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको बढ़िया से सुनिएगा। नोट्स को आप लिखते चले जाइएगा, मैं बोलते चला जाऊंगा, और 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपके माइंड में जो है मेन पॉइंट्स रहेगा, ताकि एग्ज़ामिनेशन में लिखने में कोई तकलीफ़ ना हो किसी भी स्टूडेंट्स को। ठीक है, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी भी बच्चे को पीजी में नोट्स के लिए कभी भी झेलाना ना पड़े, उसे आसानी से मिल पाए। ठीक है, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे कुछ मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड whoever seeing my वीडियो, आज हम लोग केस स्टडी देखते हैं श्रीलंका का, कि कैसा वहाँ पॉलिटिक्स है और क्या वहाँ की राष्ट्रवाद है, क्या वहाँ का राष्ट्रवाद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये श्रीलंकन फ्लैग है। पहले श्रीलंका के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये श्रीलंका का फ्लैग है। आगे जब हम लोग श्रीलंका का पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करेंगे तो ये आपका श्रीलंका का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप लोग मेनली समझने का कोशिश कीजिएगा कि जैसे इंडिया में जो है सो जैसे 28 स्टेट्स हैं, उसी तरीके से यहाँ पर श्रीलंका में जो है वो आपका 9 प्रोविनेंसेस है। 9 प्रोविनेंसेस है, ठीक है। और 9 प्रोविनेंस है, जिसमें कि एक आपका ये है जिसको नॉर्दर्न प्रोविनेंस बोलते हैं। ये आपका नॉर्दर्न प्रोविनेंस है, और इसका जो कैपिटल है नॉर्दर्न प्रोविनेंस का वो है जाफना। ठीक है, जाफना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ईस्टर्न प्रोविनेंसेस है। ये जो ईस्टर्न प्रोविनेंसेस है इसका आपका कैपिटल है त्रिकोणामल्ले। त्रिकोणामल्ले, ठीक है। उसके बाद एक आपका यहाँ पर है युवा। ये आपका प्रोविनेंस का नाम है युवा, और इसके कैपिटल का नाम है बडूला। बडूला, ठीक है। उसके बाद आपका सॉदर्न प्रोविनेंसेस है, इसका कैपिटल का नाम है गाले। उसके बाद आपका एक प्रोविनेंस है जिसका नाम है सवारा गमुआ, इसका कैपिटल का नाम है रत्नापुरा। ठीक है। उसके बाद आपका एक प्रोविनेंस है जिसका नाम है वेस्टर्न प्रोविनेंसेस, इसका कैपिटल है आपका कोलंबो। कोलंबो इसका कैपिटल है। उसके बाद एक है आपका सेंट्रल प्रोविनेंसेस, इसका कैपिटल कैंडी। ओके। उसके बाद नॉर्दर्न सेंट्रल है, नॉर्दर्न सेंट्रल तो अनुराधापुरा। अनुराधापुरा। उसके बाद एक है आपका नॉर्थ वेस्टर्न, इसका कैपिटल है कुरुनेगाला। कुरुनेगाला। अब इसके मैप को हम लोग 9 प्रोविनेंसेस देखें और उसकी कैपिटल्स को देखें। इसका जो श्रीलंका का मेन कैपिटल है, पहले आप लोग कोलंबो कोलंबो करते थे, लेकिन अब इसका कैपिटल हो गया श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे। श्रीलंका का अगर ऑफिशियल कैपिटल की बात करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक आइलैंड नेशन है। ये एक श्रीलंका जो है एक आपका आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। भारत में अगर बात की जाएगी भारत और श्रीलंका की, तो ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है। इधर साइड आपका पाक स्ट्रेट है, इधर साइड गल्फ ऑफ मन्नार है। इसके द्वारा ये दोनों कटा हुआ है।
ये जो जाफना देख रहे हैं, जाफना इलाका, ये जो जाफना है, ये जो इलाका है और इधर साइड का जो इलाका है और कुछ आपका कोलंबो साइड वाला इलाका, ये मेनली जो है वो जातीय समीकरण में बटा हुआ है। और इधर इधर जो मैं इलाका बताया, ये सब में मेनली जो है वो आपका तमिल्स बैठ है, तमिल्स। और इंडिया के जैसा कि आप सॉदर्न पार्ट में जाइएगा तो यहाँ तमिलनाडु है, तो यहाँ के तमिल्स जो हैं वो बहुत सारे यहाँ रहते हैं। और यहाँ का जो श्रीलंका का जो जातीय समीकरण है उसमें आपका आता है सिंहली। तो यहाँ का जो पॉलिटिक्स है और राष्ट्रवाद है वो मेनली आपका तमिल्स और सिंहली, ये दोनों के बीच में आज तक जो है वो चलते आया है युद्ध। और यही दोनों के बीच में जो है सो पॉलिटिक्स चलता है। इसी दोनों के आधार पर पूरा का पूरा श्रीलंका का एथनिक पॉलिटिक्स है। समझ में आ रही है बात? 9 प्रोविनेंसेस, उसके कैपिटल दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक्स पे जाएंगे, इंट्रोडक्शन से देखेंगे कंक्लूजन तक क्या क्या है उसमें। मैं बोलते चला जाऊंगा, आप लोग लिखते चला जाइएगा और 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, आपका टॉपिक क्लियर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भूमिका की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो जैसा कि मैंने लोकेशन आपको बताया, सब कुछ आपको बताया, तो इसमें श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर है। पूर्व में सिलोन के रूप में जाना जाता था, ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो आपका शिलोन है, ठीक है। शिलोन आपका पुराना नाम है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,610 किलोमीटर है और ये एक आइलैंड नेशन है, इसको दिमाग में रखिएगा, आइलैंड नेशन है, जिसमें 2020 के अनुमान के अनुसार 2,21,56,000 की आबादी निवास करती है। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मावलंबी हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली जितने भी सिंहली लोग हैं, मेनली आपका सिंहली जो कास्ट है वो आपका बौद्ध धर्म मानते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल यहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये अखंड भारत का एक हिस्सा था, तो 82.5 डिग्री पर भारत का टाइमिंग निकालते हैं हम लोग, तो यही डिग्री जो है वो श्रीलंका भी यूज़ करता है अपने देश का टाइम निकालने के लिए, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। निवासी बौद्ध धर्मावलंबी हैं क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। श्रीलंका बहुत समय तक विदेशियों के चंगुल में रहा, जैसा कि भारत भी रहा था। इस पर पुर्तगाली, डच और बाद में अंग्रेज़ों का अधिकार रहा। अंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेश 1815 से 1948 काल में इस द्वीपीय क्षेत्र का शोषण किया और अंततः 1948 में इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। मतलब भारत को आज़ाद किया 1947 में, इसको आज़ादी मिला 1948 में, 1 साल के बाद। भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट्स में बहुत मेहनत से बनाता हूँ, इसलिए इसको कृपया आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हिंद महासागर से गुजरने वाले सभी जलमार्गों का यह केंद्र है, जैसा कि आप इसका भौगोलिक स्थिति देख ही रहे हैं, यहाँ पर है। तो हिंद महासागर आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका हिंद महासागर। इधर साइड बे ऑफ बंगाल, इधर साइड आपका अरेबियन सी। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज़ के माल आते हैं वो ऐसे हो करके ही इधर जाते हैं या इधर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भौगोलिक स्थिति से बहुत अच्छा एक आइलैंड कंट्री है, जिससे हर कोई इसको कब्जाने के फेर में लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसी सामरिक स्थिति के कारण अंग्रेज इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। श्रीलंका का प्रालेखित इतिहास 3000 साल पहले का रहा है। विलासिता के सामानों और मसालों के देश के व्यापार ने कई देशों के व्यापारियों को आकर्षित किया, जिससे श्रीलंका की विविध आबादी बनाने में मदद मिली, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे विविध लोग रहते हैं, गोरे काले हर तरीके के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्वतंत्रता मिलने के बाद श्रीलंका 1972 में अपने गणराज्य को स्थापित कर पाया। उसके बाद श्रीलंका अपने इतिहास और अंग्रेज़ों के उपनिवेश के कारण 26 सालों तक
यह राष्ट्र गृह युद्ध से प्रभावित रहा, जो 1983 में शुरू हुआ और 2009 में निर्णायक रूप से समाप्त हुआ। ये दिमाग में रखिएगा, 1983 से 2009 तक यहाँ गृह युद्ध चला, 26 सालों तक। और गणराज्य कब बना है श्रीलंका? 1972 में। डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट्स को कहानी जैसा नहीं लिखना है, डाटा लिखना है, फैक्ट लिखना है, तब नंबर अच्छा मिलेगा। समाप्त हुआ जब श्रीलंका सशस्त्र बलों ने तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर को हराया, ठीक है, लिबरेशन टाइगर को हराया, तब ये जो है इन लोगों का जो संघर्ष था वो समाप्त हुआ। आज श्रीलंका में विविध संस्कृतियां, भाषा और जातियों का घर है। इस द्वीप का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। यह सार्क का संस्थापक सदस्य और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल G77 और गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी श्रीलंका सदस्य है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका सर्वोच्च रैंक वाला दक्षिणी एशियाई देश है और दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति आय में दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में ये जो है दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है साउथ में आपका मालदीव्स का है। ठीक है, पहला स्थान मालदीव्स का है और सेकेंड आपका श्रीलंका का है। और ड्यू टू ये जो है सो जोग्राफिकल कंडीशन जिस तरीके का है इस आइलैंड कंट्री का, उसकी वजह से है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखें कि अभी हाल में जो है सो फाइनेंशियल यहाँ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, चाइना जो है सो धीरे धीरे इस पर ये करते जा रहा है और इसका जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट ये पोर्ट है उसको क्या कहते हैं, चाइना ले चुका है और धीरे धीरे वो सैन्य आर्मी वहाँ नेवी को अपना तैनात कर दिया है, शिप्स ले आता है। ठीक है, अभी इसी एस्पेक्ट में आपका वो जो है बांग्लादेश के साथ भी एक पोर्ट के लिए समझौता हो रहा था चाइना से, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो भारत को घेरने की, क्योंकि इस एशिया महाद्वीप में इंडिया जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा कंपटीटर है। ठीक है, तो इसलिए वो इंडिया को घेरना चाहता है, तो इसलिए बांग्लादेश के साथ भी करार हुआ। लेकिन बाद में जो है सो शेख हसीना जो है, जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, वो उसमें एक क्लाउज था कि वो जो है सो पोर्ट जो है वो अपने आर्मी और नेवी के लिए यूज़ करेगा, तो उसने वो चीज़ हटवा दिया कि नहीं, मेरा जो पोर्ट रहेगा आप ठीक है रखिए, आप क्या करें डेवलपमेंट कीजिए, अपना माल उतारिए, लेकिन मेरे पोर्ट को जो है आप सैन्य तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लाउज को हटाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो श्रीलंका का एथनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि श्रीलंका में जातीय संरचना क्या है। ठीक है, श्रीलंका में जातीय संरचना क्या है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पॉलिटिक्स है आपका श्रीलंका की, वो जातिवाद पर आधारित है पूरी की पूरी तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पर किस तरीके की कम्युनिटीज़ रहती है उसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ मेजॉरिटी जो है वो सिंहली की है। उसके बाद एक है आपका श्रीलंकन तमिल्स, उसके बाद एक है आपका इंडियन तमिल्स, और कुछ है आपके बहुत माइनर सेक्शन में आपके मुस्लिम्स हैं। ठीक है, तो सिंहली तो आप समझ गए कि ये जो है सो सिंहली आपके बौद्ध धर्मावलंबी हैं। ठीक है, बुद्ध भगवान को मानते हैं। नेक्स्ट आपका कन्फ्यूज़न का सोर्स बनता है ये श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। आखिर इस दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? तो जैसा कि आप मैप के अनुसार देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है आपका जाफना यानी कि नॉर्दर्न प्रोविनेंसेस और आपका ईस्टर्न प्रोविनेंस जो आपका उत्तरी भाग है और जो पूर्वी भाग है ये आपका, और ये दोनों में देखिएगा कि आपका जो है श्रीलंकन तमिल्स है। श्रीलंकन तमिल्स मेनली वहाँ पर किनको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो जाफना है, यहाँ पर जाफना में जो है एक एम्पायर था, यहाँ पर भी एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, जो कि तमिल एम्पायर था। ठीक है, तमिल एम्पायर था। तो जो क्या कहते हैं इस तमिल एम्पायर के भाग हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। ठीक है,
क्योंकि ये जो है सो कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए, ठीक है। मेनली ये माइग्रेट करके नहीं आए, यहाँ पर इनका, इनके राजा का, इनके पूर्वज का एक एम्पायर पहले से था, ठीक है, एम्पायर पहले से था और वो यहीं के, तो इसलिए क्योंकि वो तमिल फॉलो करते इसलिए उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोला गया, ठीक है, क्योंकि वो राजा और वो जो वंशज था वो तमिल को मानता था, तमिल ये करता था। और इंडियन तमिल्स का आप देखिएगा, इंडियन तमिल्स आप इस मैप के द्वारा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके इंडियन तमिल्स जो है सो यहाँ 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 कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ ऐसे करके बटे हुए हैं। तो इंडियन तमिल्स मेनली जो है वो ब्रिटिशर्स के समय जो है वो यहाँ पर माइग्रेट किए थे, या एक तरह से कहिएगा कि ब्रिटिशर्स ने ही उनको यहाँ पर भेजा था टी बागान में काम करने के लिए, ठीक है, चाय पत्ती का जो खेती होता है उसके लिए भेजा था। और जब ब्रिटिशर्स का समय था उस समय जो तमिल्स थे वो यहाँ के हाई क्लास लोगों में आते थे, ठीक है, हाई क्लास लोगों में आते थे, क्योंकि वो जो है सारे ऑफिसेज जो है वो तमिल्स के हैंड में थे। मतलब तमिल्स की जो सोशल स्ट्रक्चर था वो श्रीलंका में बहुत ऊंचे वर्ग का माना जाता था, ठीक है, ऊंचे वर्ग का माना जाता था, और वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेटेड वो बहुत थे। इस वजह से उनको जो है सारे जगह जो है श्रीलंका में बड़े बड़े पोस्टों पर रख दिया गया। और सिंहली उसके एस्पेक्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद वो ऑफिसेज में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो था उस समय वैसा नहीं था। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया से ट्रेंड करते थे और ला करके श्रीलंका में जो है वो दे देते थे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंहली जो है वो मेजॉरिटी रहेगा। उसके बाद आपके एक आएंगे श्रीलंकन तमिल्स और एक आपके आएंगे इंडियन तमिल्स, ठीक है, और मुस्लिम्स थोड़े बहुत, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो है बौद्ध की है। तो मेनली यहाँ पर जो फाइट है वो आपका सिंहली और तमिल्स के बीच में है, ओके, सिंहली और तमिल्स के बीच में है। इसी पर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है आपका श्रीलंका का। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत करके मैं वीडियोस बनाता हूँ और नोट्स लिखता हूँ। तो इसमें बात करेंगे तो प्रमुख सामाजिक समूह सिंहली भाषी है जो कि 74% है, तमिल भाषी आपके 18% है। तमिलों में 2 उप समूह हैं। देश के तमिल मूल निवासी श्रीलंकाई तमिल कहलाते हैं, ठीक है, जिनके पूर्वज औपनिवेशिक काल के दौरान बागान श्रमिकों के रूप में भारत से आए थे, वह भारतीय तमिल कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपका जो मूल निवासी है तमिल, जैसा कि बताएं कि जाफना जो आपका इलाका है वहाँ पर आपका एक रहता था राजा जो कि तमिल मानता था, वो उनको, उनके सारे वंशज को श्रीलंकाई तमिल बोला जाता है। और जो औपनिवेशिक काल में चाय बागान से आए थे उनको भारतीय तमिल कहलाते हैं, ठीक है। श्रीलंकाई तमिल देश के उत्तर और पूरब में केंद्रित है, जैसा कि मैप से मैंने बताया। मैप दिमाग में रखिएगा, याद रहेगा, और नोट्स 2-3 बार सुन लीजिएगा जरूर एग्जाम से पहले। श्रीलंका के केंद्र में सिंहली लोग रहते हैं। अधिकांश सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि अधिकांश तमिल हिंदू या मुसलमान हैं, ठीक है। लगभग 7% ईसाई है जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, श्रीलंका में सिंहली समुदाय का बहुमत है, इसलिए वह अपनी इच्छा पूरे देश पर थोप सकता है। सिंहली और तमिल की जातीय समीकरण में सरकार एकात्मक अर्ध राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र के रूप में स्थापित है। किसी व्यक्ति की जातीय विरासत को चिन्हित करने वाली 2 मुख्य विशेषताएं भाषा और धर्म होती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कीजिएगा तो उसका भाषा और दूसरा धर्म। जातीय विभाजन नस्ल या शारीरिक बनावट पर आधारित नहीं है। श्रीलंका में भाषाओं या धार्मिक प्रणालियों में ऐसा कुछ भी नहीं है
जो आधिकारिक तौर पर उनके अनुयायियों के सामाजिक अलगाव को बढ़ावा देता है, लेकिन ऐतिहासिक परिस्थितियों ने अलग अलग समय में एक या अधिक समूहों के का पक्ष लिया है, जिससे राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के लिए शत्रुता और प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग एथनिक कंपोजिशन देखें आपका श्रीलंका का, कि क्या वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन है। नेक्स्ट हम लोग काउजेज देखते हैं, काउजेज ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कई मूल कारण और परिणाम हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। सिहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुमत के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व हासिल करने की मांग की। नतीजन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सिहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई बड़े उपायों को अपनाया। ठीक है, जैसे कि आपका मेजॉरिटी जो है वो सिहली की है। ठीक है, तो अगर कोई नेता को तो वोट चाहिए, तो अगर वो मेजॉरिटी को देता है कि हम आपके पक्ष में सब काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वोट मिलेगा। ठीक है, जैसे भारत में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज़ की है। ठीक है, हिंदूज़ की है, तो अगर हिंदू के पक्ष में कोई अगर पार्टी काम करेगी या नेता काम करेगा तो ऑन डेट केस हिंदू का वोट उसको जाएगा। तो ये जो है सो रिलीजियस और जो आपका कास्ट पॉलिटिक्स है ये हर देश में है, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो। ठीक है, तो बड़े उपायों को अपनाया। 1956 में सिहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रकार तमिल की अवहेलना की गई। मतलब 1956 में जो है वो एक विधेयक ले आया, बिल ले आया संसद में कि अब जो है सो आधिकारिक भाषा के रूप में बस है वो सिंहल रहेगा, सिंहल के अलावा कोई आधिकारिक भाषा नहीं रहेगा। तमिल्स को इसमें नेग्लेक्ट कर दिया गया, तमिल्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया और इस नेग्लिजेंस की वजह से, इस छोटी छोटी नेग्लिजेंस की वजह से उनके अंदर एक आक्रोश पैदा होते चला गया तमिल्स के अंदर। और जब भेदभाव हुआ तब जो है सो तमिल्स जो है वो कट गए और उनके अंदर भी प्रतिशोध की भावना आने लगी। सरकारों ने तरजीही नीतियों का पालन किया जो विश्वविद्यालय के पदों और सरकारी नौकरियों के लिए सिहली आवेदकों के पक्ष में थी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका औपनिवेशिक काल था, यानी जो ब्रिटिश एम्पायर का काल था, उस समय जो है वो आपका तमिल्स जो थे वो बहुत एजुकेटेड थे और श्रीलंका के सबसे बड़े बड़े पोस्ट पर जो है वो आपका तमिल्स थे और सिहली नहीं थे। तो इसलिए तरजीही नीति वहाँ पर अपनाई गई और जितना भी बड़े बड़े पोस्ट था सरकारी नौकरी का, विश्वविद्यालय का, सभी में अगर सिहली कोई आवेदक आता है तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करने का प्रोविडेंस किया गया। ठीक है, सबसे पहले वो प्रोविज़न किया गया कि पहले इसको सेलेक्ट कीजिए। एक नए संविधान ने निर्धारित किया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। एक के बाद एक आने वाले इन सभी सरकारी उपायों ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को धीरे धीरे बढ़ा दिया। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध सिहली नेताओं के नेतृत्व में कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं था। ठीक है, तमिल्स जो थे वो मेनली हिंदू थे या मुस्लिम थे और उनके धर्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, उनकी भाषा के बारे में कोई नेता नहीं बात कर रहा था। क्योंकि नेता को क्या चाहिए, नेता को वोट चाहिए, उसको प्रधानमंत्री बनना है, उसको पॉलिटिक्स में आना है। तो वो क्या कहते हैं, मेजॉरिटी जब लोकतंत्र रहेगा तो आपका मेजॉरिटी पर ही सरकार बनती है, तो ऑन डैट केस जो मेजॉरिटी रहेगा उसी के पक्ष में बात करेगा। ठीक है, उन्हें लगा कि संविधान और सरकारी नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया, नौकरी और अन्य अवसर प्राप्त करने में उनके साथ भेदभाव किया और उनके हितों की अनदेखी की। नतीजन संबंध समय के साथ तनावपूर्ण होते चले गए। ठीक है, संबंध जो है वो तनावपूर्ण
होते चले गए। नेक्स्ट, वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा मेन पॉइंट्स। हम इतनी बार रिपीट करते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की ज़रूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सिलोन नागरिकता अधिनियम के तहत 1948 में 10 लाख भारतीय तमिलों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब 1948 में वोटिंग राइट्स जो है आपका नहीं मिला, ठीक है। इसमें से लगभग 3,50,000 को 1964 के इंडो से सिलोन समझौते के तहत भारत वापस भेज दिया गया था, ठीक है। मतलब 10 लाख भारतीय जो तमिल थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। उसके बाद 1964 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें 3,50,000 जो श्रीलंकाई ये जो तमिल्स थे उनको जो है वो भारत वापस भेज दिया गया। आगे चलकर सरकारों ने बाकी को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए। सिलोन नागरिकता अधिनियम ने जातीय राजनीति को सुदृढ़ करने और भारतीय तमिलों के चुनावी लाभ को कम करने का काम किया, ठीक है, जो आज एक गरीब समुदाय बने हुए हैं। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि भारत जो है वो आपका श्रीलंका में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि उसके जो तमिल संप्रदाय के लोग हैं वो मेनली आपका तमिलनाडु से कनेक्टेड है, इमोशनली अटैच्ड है। डैट्स वाई जो है भारत जो है वो आपका इसमें बार बार दखलंदाजी करके और श्रीलंका की जो नेशनलिज्म की जो भावना है या फिर जो पॉलिटिक्स है उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, ऐसा बहुत बार बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के कारण निम्नलिखित है। पहला आपका है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फॉर लैंग्वेज, भाषा के लिए जातीय संघर्ष। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि आपका सिंहली को जो है वो आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया था। तो ऑन डैट केस तमिल्स को भी लगा कि हमारी भाषा को क्यों इस तरीके से किया जाता है। तो पहला जो है सो आपका भाषा के लिए जातीय संघर्ष, इसमें देखेंगे तो औपनिवेशिक काल में सभी काम अंग्रेजी भाषा में होते थे और क्षेत्रीय भाषा जो सिंहल था उस पर अस्तित्व का खतरा आ गया। 1944 की शुरुआत में राजनेताओं ने सिंहल को आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिए संसद में प्रस्ताव रखा। ये भी सही था क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो आपका सिंहल लैंग्वेज बोलती थी, ठीक है। तो जो भी कंट्री में जो मेजॉरिटी आपका जिस लैंग्वेज में बात कर रही है, जिस लैंग्वेज में डे टू डे लाइफ का सब काम कर रही है, तो उसको उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। जबकि अन्य संशोधनों ने सिंहल और तमिल दोनों को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तावित किया, ठीक है। तो आपका जो है सो सिंहल और आपका तमिल्स दोनों क्या कहते हैं, लगभग ठीक ही है। तो इन दोनों लैंग्वेज को जो है वो आपका विधेयक बना दिया गया। प्रस्ताव में निर्देशित किया गया था कि सिंहल और तमिल स्कूलों में शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं के लिए परीक्षाओं और विधायी कार्यवाही का ही भाषा बन जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एग्ज़ाम्स होता है तो हमारे भारत में जो है वो आपका हिंदी और एक आपका इंग्लिश, ये दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसी तरीके से श्रीलंका में कर दिया गया कि आपका सिंहल और आपका तमिल ये दोनों भाषा कंपलसरी होगी हर गवर्नमेंट ये में, ठीक है। 1956 में भंडार नायक जो अंग्रेजी की जगह सिंहल को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के मुख्य चुनावी वादे के साथ प्रधानमंत्री चुना गया था, ठीक है। 1956 में भंडार नायक जो है वो प्रधानमंत्री बने और उनका मेनली जो चुनाव का वादा था वो यही था कि हम क्या कहते हैं, सिंहल को जो है वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देंगे। इन्होंने सिंहल केवल विधेयक लाया और पारित किया और इसी के साथ तमिल भाषा को समानता का दर्जा नहीं दिया। भाषा के मुद्दे ने कई मायनों में सिंहल तमिल संघर्ष को श्रीलंका में राजनीति में सबसे आगे ला दिया। सिंहली
राष्ट्रवाद के प्रमुख पहलुओं में बौद्ध धर्म के साथ सिंहल भाषा को अनिवार्य रूप से समाज में पूर्व प्रतिष्ठित स्थान पर कब्जा करना था। ठीक है, मेनली जो इन लोगों का मोटो था वो यही था कि हर सोशल स्ट्रक्चर पर, हर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पर हमारा जो लोकल लैंग्वेज है सिंहल, उसको इस्टेब्लिश्ड किया जाए, उसको इस्टेब्लिश्ड किया जाए। और ये जो हम लोग इंग्लिश किए हुए हैं, में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मिला हुआ है, इसको किसी तरीके से हटाया जाए। यह एकमात्र तरीका माना जाता था जिससे प्राचीन सिंहली सभ्यता की महिमा को पुनर्जीवित किया जा सकता था। ठीक है, भले ही संविधान के 13वें संशोधन 1987 के संदर्भ में तमिल को सिंहल के साथ एक आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया, लेकिन भाषा की राजनीति से होने वाली क्षति आमतौर पर अप्रभावित रहती है। इसके अलावा तमिल को एक आधिकारिक भाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता और इसके प्रावधानों और शर्तों के व्यवहारिक कार्यान्वयन के बीच के विशाल अंतर को अभी तक कम नहीं किया जा सका है। ठीक है, अभी भी जो है वो तमिल्स और सिंहल जो भाषा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जिसके वजह से भेदभाव होता है वहाँ के सामाजिक पहलुओं में, जिसके कारण जो है तमिल्स और सिंहल में, सिंहली जो संप्रदाय है, दोनों में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। नेक्स्ट हम लोग इतने कॉन्फ्लिक्ट फॉर एजुकेशन बात करते हैं, शिक्षा के लिए जातीय संघर्ष। तो 1970 के दशक के बाद से शिक्षा तक पहुंच को जातीय बना दिया गया था। ठीक है, अभी तक हम लोग जानते थे कि तमिल्स जो थे एजुकेटेड थे, अब सिंहल मेजोरिटी है तो ऑन डेट के सिंहल को प्रेफरेंस दिया जाएगा हर चीज़ में। तो स्कूलों और विश्वविद्यालयों के संरचनात्मक संगठन, पाठ्यपुस्तकों की सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण ने सीधे जातीय संघर्ष पर प्रभाव डाला है। औपनिवेशिक काल में तमिलों की शिक्षा अच्छी थी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, वह श्रीलंका के शिक्षित समुदाय में आते थे। स्वतंत्रता के बाद सिंहली राष्ट्रवाद ने शिक्षा में और इस प्रकार व्यवसायों और नागरिक प्रशासन में भी तमिल उपस्थिति को रोकने की मांग की थी, जबकि सिंहली केवल विधेयक का पारित होना इस प्रक्रिया में एक प्रयास था। 1970 के दशक में तमिलों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के रास्ते में अधिक प्रत्यक्ष बाधाएं रखी गई। ठीक है, कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन कर दिए गए ताकि जो है सो तमिल्स जो है वो बढ़ ही नहीं पाए और सिंहली को जो है सो आगे बढ़ाया जाए। 1972 के संविधान में सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म के पक्ष में संवैधानिक प्रावधानों ने उनकी शैक्षिक नीतियों के साथ कई तमिलों को आश्वस्त किया कि उन्हें एक सीमांत समुदाय के रूप में माना जाता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए तमिल भाषी छात्रों को सिंहली भाषी छात्रों की तुलना में बहुत अधिक अंक प्राप्त करना होता था। ठीक है, तो जैसा कि इसमें जो है आपका मेनली जो है जितने भी एडमिशन्स होते थे, मेनली अगर किसी समुदाय को तोड़ना है तो एजुकेशन से तोड़ा जाता है। आज अगर वो समुदाय में एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो पावर में नहीं आएंगे। ठीक है, पावर में नहीं आएंगे। और जब पावर, और मेनली पावर का मतलब ये नहीं होता है मिनिस्टर्स। ठीक है, पावर का मतलब होता है सिविल सर्वेंट्स। मेनली जो है सो बैकबोन जो है आपके सिविल सर्वेंट्स है, क्योंकि मेनली जो है सो कंट्री जो है यही चलाते हैं। नेताओं का क्या है, 5 साल आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, फिर कोई उनको ये नहीं करेगा। ठीक है, तो कई तमिल युवा अभी भी महसूस करते हैं कि उच्च शिक्षा तक पहुंच में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, इसीलिए रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो B.R. अम्बेडकर ने भारत में जो है वो 10 वर्ष के लिए इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपना वोट बैंक के लिए हमेशा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है और ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसको आगे बढ़ाते चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा हो। फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस कॉलेज से हैं, किस जगह से हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कृपया कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए
जातीय संघर्ष। तो जैसा कि भाषा और शिक्षा दोनों नीतियों ने रोजगार में बाधाएं खड़ी कर दी हैं। ठीक है, पहला आपका भाषा का आ गया रुकावट, दूसरा आपका शिक्षा का। अगर शिक्षा ही नहीं आपको मिलेगा, डिग्री ही नहीं मिलेगा, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। उसमें भी आपका जो है सो आपका तरजीही नीति के अनुसार जो है वो आपका सिंहली को आगे रखा गया। विशेष रूप से प्रशासनिक और व्यावसायिक रैंकों में जहां तमिलों के अति प्रतिनिधित्व, जहां जहां तमिल का प्रतिनिधित्व था वहां से तमिल्स को हटा करके सिंहली लोगों को ला करके बैठाया गया। ठीक है, ला करके बैठाया गया ताकि जो है वो तमिल का प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका कम हो सके, और सिंहली जो है मेजॉरिटी जो है आपका मेजॉरिटी कम्युनिटी वो क्या कहते हैं आपका डेवलप कर सके तमिल्स के ये में। तो 1990 में सार्वजनिक क्षेत्र और कॉरपोरेट क्षेत्र के रोजगार की जनगणना के अनुसार श्रीलंकाई तमिलों ने राज्य सेवाओं में कार्यरत लोगों का 5.9% हिस्सा लिया। यह पहले के वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पहले जो है आपका जो तमिल्स थे वो आपका पूरा का पूरा आपका सेवाओं में थे, राज्य की सेवाओं में थे। लेकिन अब जिस तरीके की रिजर्वेशन पॉलिसीज़ लगा दी, भाषा का प्रतिबंध लगा दिया, शिक्षा में प्रतिबंध लगा दिया कि आप क्या कहते हैं शिक्षा ही नहीं ले पाइए, वो समुदाय शिक्षा ही नहीं ले पाए, तो ऑन डैट केस वो बहुत कम आ पाएंगे। ठीक है, मेजॉरिटी नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, कृपया आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कॉलेज से देख रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फॉर द इशू ऑफ लैंड, भूमि के मुद्दे के लिए जातीय संघर्ष। भूमि पर स्वामित्व और पहुंच का मुद्दा भी एक सुसंगत क्षेत्र रहा है जिसमें श्रीलंका में जातीय राजनीति प्रकट हुई है। भूमि और जातीयता की राजनीति का सबसे स्पष्ट स्थल उत्तर मध्य प्रांत और पूर्वी प्रांत में शुष्क क्षेत्र के कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहा है। स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने गरीब सिंहली किसानों को देश के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बसाने का फैसला किया, तो कई सिंहली राजनेताओं और लोगों ने इस प्रक्रिया को शानदार सिंहली बौद्ध अतीत के वर्तमान में सुधार और मनोरंजन के रूप में देखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेता लोग थे ये लोग ये कर रहे थे कि जो सिंहली लोग हैं उसको तमिल्स जहाँ रहते थे या फिर तमिल्स की जहाँ आबादी रहती थी वहाँ पर सिंहली को जो है वो आपका बसाया जा रहा था, सिंहली को बसाया जा रहा था। और मेन जो सिटीज़ थी वहाँ पर भी सिंहली को जो है वो प्रेफरेंस दे करके बसाया जा रहा था, गाँव से ये करके। ठीक है, सिंहली प्रभुत्व वाले क्षेत्रों द्वारा तमिलों को हटाने का काम किया गया। जहाँ जहाँ सिंहली जो थे वो मेजॉरिटी में थे वहाँ पर तमिल्स को हटा दिया गया, तमिल्स को हटाने का काम किया गया। इन मुद्दों पर बहुत से नेताओं ने अपनी बात कही, इनमें से जिसमें से ये कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से मिस्टर WJM लोकू बांद्रा जो श्रीलंकाई संसद में जुलाई 1981 में सांसद थे, कहते हैं कि इफ़ देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन दिस लैंड विच इज़ नॉट देयर, यानी कि तमिल्स होमलैंड, देन वाई दे ट्राई टू स्टे हेयर, वाई नॉट गो बैक टू होम, यानी इंडिया वो क्यों नहीं चले जाते। वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ योर गॉड्स, there you have your culture, education, university, etc. there you are masters of your own faith। मतलब कि अगर हमारी कंट्री में अगर आपका शोषण हो रहा है या आप डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो आप अपनी कंट्री यानी इंडिया जो है वो वापस क्यों नहीं चले जाते, जहाँ पर कहीं किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ आप अपने भगवान को पूज सकते हो, अपनी संस्कृति को अपना सकते हो, अपना शिक्षा बढ़िया से कर सकते हो। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपके पक्ष में है, आप जिस जिस चीज़ पर विश्वास करते हो वो सारा चीज़ आप वहाँ कर सकते हो।
तो आप अपने कंट्री में चले जाओ। ठीक है, ऐसा जो है वहाँ के सांसद ने 1981 में बोला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कमेंट बॉक्स में लिखना किस यूनिवर्सिटी से हो, किस कॉलेज से हो, ज़रूर लिखना और सपोर्ट करो इस चैनल को। अब हम लोग श्रीलंका में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बहुत निगेटिव हो गया, राष्ट्रवाद भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद नहीं है, देश चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सिलोन में राष्ट्रवाद की ताकतों ने गति पकड़ी, जो 1915 में बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति और उसके बाद के राजनीतिक नतीजों से प्रेरित थी। एक छोटे से सांप्रदायिक दंगे के दौरान प्रमुख शीली नेताओं की ब्रिटिश गिरफ्तारी ने व्यापक विरोध को उकसाया। सभी समुदायों के नेता एक समान मंच की आवश्यकता महसूस करते हुए, जिससे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को आवाज दी जा सके। ठीक है, तो जैसा कि आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 के समय जो है वो आपका कुछ सिंहली समुदाय के लोगों को ही आपका गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ऑन डैट केस सिर्फ सिंहली समुदाय ही नहीं, जितने कम्युनिटीज़ वहाँ रहते थे तमिल्स भी जो है उनके विरोध में खड़े हो गए और लड़े। ठीक है, 1919 में सिलोन नेशनल कांग्रेस बनाने के लिए एक साथ आए। सब लोग एक मंच चाह रहे थे कि एक मंच में सब लोग एक साथ आएँ और इस चीज़ को विरोध करें। जैसा कि आपका एक जो फिल्म था जिसमें भगत सिंह जो है वो बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करके अगर लड़ते रहोगे तो ब्रिटिशर्स से कौन लड़ेगा, वो इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए ये लोग भी राष्ट्रवाद को गति पकड़ाने के लिए एक मंच चाह रहे थे जहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ जो है वो एक साथ आए। ठीक है, जिसने सिंहली और तमिल संगठनों को एकजुट किया। जैसा कि मैंने बताया, संवैधानिक सुधारों के प्रस्तावों की एक श्रृंखला में कांग्रेस ने विधानमंडल में निर्वाचित बहुमत, बजट पर नियंत्रण और कार्यकारी शाखा के आंशिक नियंत्रण का आह्वान किया कि हम लोग जो है सो यहाँ नियंत्रण करेंगे। जैसा कि गांधी जी भी थे, तो गांधी जी भी थे वो सत्ता चाहते थे। ठीक है, सत्ता चाहते थे। उसी में भगत सिंह का एक कोटेशन था कि गोरे तो चले जाएंगे लेकिन उसके जगह पे भूरे आके बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, संवैधानिक सुधार की जांच के लिए नियुक्त एक आयोग की सिफारिशों पर 1931 में तैयार किए गए एक नए संविधान ने शिलोन के नेताओं को राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने और अंततः स्व सरकार की ओर एक दृष्टिकोण के साथ सरकारी अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया। संविधान जो 15 से अधिक वर्षों से प्रभावी रहा ने भी सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया। इस प्रकार सभी को लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में लाया गया। नेक्स्ट आपका सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। इतना मैं डिटेल में ये कर देता हूँ, मेरे शब्द बहुत आसान भाषा में रहते हैं, किसी को भी समझ में आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लो, एकदम समझ में आ जाएगा। 6 टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ अभी तक और मैं सारे टॉपिक्स पे पीजी पे बना दूंगा। आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और कहाँ से आप हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर्थिक विकास। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो आर्थिक विकास और शिक्षा के प्रसार ने समाज में बदलाव लाए, जिसमें सामाजिक समूहों के बीच संबंधों में बदलाव भी शामिल है। प्रमुख जातियों के उच्च लोगों ने नए विकास का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत किया। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इलाइट क्लास जो होता है यानी अभिजात वर्ग जो होता है वो कुछ ही लोग होते हैं और वही लोग जो है सो सारा का सारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि आपका अभी भारत में है, तो भारत में पैसा देखिएगा तो कुछ इलाइट क्लास है। ठीक है, अभिजात वर्ग है, अंबानी साहब, अडानी साहब, इन्हीं के पास जो है सो मैक्सिमम पैसा है। ठीक है, बाकी जनता के पास इतना पैसा नहीं है। परंपरागत रूप से निम्न दर्जे की जातियों ने भी इन अवसरों का उपयोग ऊपर की ओर बढ़ने के लिए किया। पूंजीवादी उद्यमियों और पेशेवरों का एक समुदाय जो अंग्रेजी में कुशल था,
एक नए वर्ग के रूप में उभरा जो जाति की सीमाओं को पार कर गया। आमतौर पर कहें तो इसे हम मध्यम वर्ग के रूप में जानते हैं, और इस समूह ने जातीय भेदभाव को कम करके 20वीं और 21वीं सदी में कई राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के नेताओं का उत्पादन किया। नेक्स्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने तमिल को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने, क्षेत्रीय स्वायत्तता, शिक्षा और नौकरी हासिल करने के अवसर की समानता के लिए पार्टियों और संघर्षों की शुरुआत किया था। लेकिन तमिलों की आबादी वाले प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की उनकी मांग को बार बार नकारा गया है। 1980 के दशक तक श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में एक स्वतंत्र तमिल इलम की मांग करने वाले कई राजनीतिक संगठनों का गठन किया गया था। ठीक है, तमिल्स जो थे वो मेनली एक श्रीलंका में कंट्री के ही डिमांड कर दिए जिसका नाम था तमिल इलम। ठीक है, दो समुदायों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। यह जल्द ही गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए हैं। कई परिवारों को शरणार्थी के रूप में देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई लोगों को अपनी आजीविका खोनी पड़ी। आपने श्रीलंका के आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के उत्कृष्ट रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा है, लेकिन गृह युद्ध ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को एक भयानक झटका दिया है। यह हमें दिखाता है कि यदि बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर अपना प्रभुत्व थोपना चाहता है और सत्ता साझा करने से इनकार करता है तो यह देश की एकता को कमज़ोर कर सकता है। ठीक है, तो मैं राजदेव गुप्ता आपके साथ बना हुआ हूँ पीजी के सारे नोट्स पॉलिटिकल साइंस के देने के लिए। कृपया बताइएगा आपको और किस चीज़ का नोट्स चाहिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ठीक है, और कहाँ से हो वीडियो देख रहे हो कृपया करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राजदेव गुप्ता।